हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। तो मांग के नियम को पढ़ने से पहले हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी यानी एक वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इटसेल्फ। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमत। तीसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता की आय। चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पांचवा है मिसलेनियस फैक्टर यानी जो अन्य कारक हैं जो मांग के किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम केवल प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ यानी वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत के बारे में अध्ययन करते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाकी फैक्टर को छोड़ देते हैं, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ यानी वस्तु की स्वयं की कीमत का जो रूल है वो है कि यदि वस्तु की प्राइस यानी कीमत बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड यानी मांगी गई मात्रा में कमी आएगी। यदि वस्तु की कीमत में यानी प्राइस में कमी आएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये वस्तु की स्वयं की जो कीमत है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ का जो रूल है वो ये है। यानी वस्तु के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। इनमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये आपका रूल है, ये आपका रूल है वस्तु की कीमत स्वयं की कीमत का। कोई भी रूल लॉ तब बनता है जब वो हर बार लागू हो, यानी हर समय लागू हो। कोई भी रूल जब हर समय लागू हो तब वो आपका लॉ यानी नियम कहलाता है। तो ये हर बार मांग का नियम हर बार लागू तभी होगा जब इन चारों केवल प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ में परिवर्तन हो, बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज रहे, यानी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। इसको हम एक्सेप्शन मान लेते हैं, तभी मांग का नियम लागू होता है, यानी लॉ जो रूल है वो लॉ बन जाता है। यानी उपभोक्ता की आय में यदि फेवरेबल चेंज आते हैं यानी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो बढ़ती हुई कीमत पर भी वस्तु का क्रय कर लेगा। इस प्रकार मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि वो उपभोक्ता की रुचि और प्रेफरेंस यदि उपभोक्ता किसी वस्तु को वरीयता या पसंद करता है तो वो बढ़ती हुई कीमत पर उसको खरीदेगा। यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तब भी ये लॉ लागू नहीं होता है। तो फाइनली मांग का नियम बताता है कि कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इट्स इनवर्स रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जो कीपिंग अदर थिंग एज कांस्टेंट यानी अन्य बातें समान हैं वो यही है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि स्वभाव आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन होगा तो वो ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए कीपिंग अदर थिंग
अदर फैक्टर एज कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहनी चाहिए, यानी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ में जब परिवर्तन होता है तभी आपका मांग का नियम लागू होता है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में जो कीपिंग अदर थिंग है उसको सेट्रिस पेरिवस कहते हैं। हम लॉ ऑफ डिमांड को शेड्यूल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक तरफ हम प्राइस ऑफ मिल्क और क्वांटिटी डिमांड इन लीटर्स यानी मांगी गई मात्रा लेते हैं। तो जब दूध की कीमत यानी मिल्क का प्राइस 20 रुपया है तब क्वांटिटी डिमांड 3 लीटर है और मिल्क का प्राइस दूध का प्राइस घटकर 16 रुपया होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़कर 4 लीटर हो जाती है। और मिल्क का प्राइस घटकर 16 से 12 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़कर 5 हो जाती है। और यदि मिल्क का प्राइस प्रति लीटर 12 से घटकर 10 रुपया हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 6 लीटर हो जाती है। यानी जब कीमत घट रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, यानी इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, या हम इसको अपोजिट भी सोच सकते हैं। यदि दूध की कीमत 10 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांड 6 लीटर थी, अब बढ़कर 12 रुपये हुई तो क्वांटिटी डिमांड आपका कम होके 5 रह जाती है। और 12 से बढ़कर यदि दूध की कीमत 16 रुपये होती है तो 4। इस प्रकार हम इसको विपरीत भी यानी उल्टा भी सोच सकते हैं। तो यानी दूध की जब कीमत बढ़ रही है तो आपका क्वांटिटी डिमांड घट रही है। इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी मांग की वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। यही आपका मांग का नियम है। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ है, हम अगर शेड्यूल को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाती है। एक तरफ हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रति लीटर, और एक तरफ हम प्राइस लेते हैं। हम उसी शेड्यूल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो जब दूध की कीमत आपका 20 रुपये प्रति लीटर थी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 3 लीटर थी, और जब दूध की कीमत 16 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 4 थी। जब दूध की कीमत 12 रुपये थी तो क्वांटिटी डिमांड 5 थी। जब दूध की कीमत 10 रुपये थी क्वांटिटी डिमांड 6 थी। यानी कीमत बढ़ने पर कीमत के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो इसको हम एक उससे डी कर्व बना देते हैं, यानी डिमांड वक्र। तो इसमें आपका जो डी वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोप है, यानी इसका दाएं से बाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। जो मांग वक्र का ढाल है वो दाएं से बाएं से दाएं बाएं से दाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो। इस स्लोप पर आप देखेंगे कि मांग कम और ज़्यादा हो रही है। यही आपका मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांगी गई मात्रा कम होती है और वस्तु की कीमत पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। फाइनली मांग का नियम ये बताता है कि कीपिंग अदर थिंग एज कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्स रिलेटेड टू इट्स प्राइस।
अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। जो अन्य बातें हैं वो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ को छोड़कर जो अन्य फैक्टर हैं वो एज इट इज यानी कांस्टेंट होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय।